हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGSU मित्रादय क्लासेस में। तो सुबह की क्लास में हमने सेमेस्टर 2 इतिहास के पेपर के लिए पार्ट 1 मैथन क्लास ली थी, जहां हमने MCQ और रिक्स्थान देखे थे। बट पार्ट 2 में हम जानने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी लघुरात्मक एवं निबंधात्मक। जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि हाँ सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो इस बार हम वीडियो को एक्सप्लेन करने वाले हैं। हर क्वेश्चन और आंसर को एक शॉर्ट वे में साथ में अच्छे से एक्सप्लेन के साथ बताया जाएगा। तो अगर वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो फटाफट से ग्रुप में, एंड कॉलेज के जितने भी आपके दोस्त हैं उन्हें बता दीजिए कि ये क्लास अब लाइव चल रही है। तो वेलकम टू मैथन क्लास MGSU बीकानेर सेमेस्टर 2 इतिहास मैथन क्लास पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास सेमेस्टर 2 का पाठ्यक्रम हम सुबह की क्लास में देख चुके हैं। ये आपका कुछ पाठ्यक्रम रहेगा, इकाई 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानववाद से आप क्या समझते हैं? मानव जीवन में जो केंद्र है वो कौन है? ईश्वर से अधिक मानव का महत्व है। यानी कि इसका केंद्र बिंदु है कि मानव का जो जीवन है वो ईश्वर से अधिक बताया गया है। तर्क व बुद्धि अंधविश्वास का विरोध, यानी इसमें तर्क व बुद्धि को जोर दिया गया है, अंधविश्वास का विरोध किया गया है। जीवन का उद्देश्य क्या है? सुखी, उन्नत और उपयोगी बनाना। पुनर्जागरण काल में साहित्य, कला, विज्ञान का विकास, यानी जो पुनर्जागरण का काल है उसमें साहित्य, कला, विज्ञान का विकास हुआ। जन्मदाता कौन है? पेट्रार्क। पहले लोग हर चीज़ के लिए भगवान को कारण मानते थे। बारिश हुई तो भगवान, बीमारी हुई तो भगवान। लेकिन मानववाद आया और बोला इंसान की अपनी भी बुद्धि है, तर्क है, मेहनत है, यानी इंसान अपने जीवन को खुद बेहतर बना सकता है। इस सोच से लोगों ने कई नई खोजें की, सुंदर चित्र बनाए, किताबें लिखी और विज्ञान को आगे बढ़ाया। इसी बदलाव को हम मानववाद कहते हैं। आया समझ में? पुनर्जागरण युग में चित्रकला एवं स्थापत्य कला। चित्रकला यथार्थवाद, प्राकृतिक सौंदर्य व मानव आकृतियां सजीव रूप से दर्शाती हैं। लियोनार्डो दा विंची इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने क्या बनाया? मोनालिसा की पेंटिंग बनाई, द लास्ट सपर बनाया। माइकल एंजेलो पिएटा सिस्टीन चैपल की भित्ति चित्रकारी, ये स्थापत्य कला के माइकल एंजेलो बहुत बड़े उदाहरण हैं। राफेल मैडोना संत पीटर चर्च की सजावट, स्थापत्य कला। ग्रीक रोमन शैली का पुनरुत्थान, रोम का सेंटर पीट चर्च, माइकल एंजेलो व राफेल द्वारा। विशेषता क्या है? गुंबद, स्तंभ व समरसता व सौंदर्य। इस प्रकार पुनर्जागरण काल की कला ने मानव जीवन, यथार्थवाद और सौंदर्य को नई दिशा दी। एक्चुअली में पहली कला सिर्फ धार्मिक विषयों तक सीमित नहीं थी। पुनर्जागरण में कलाकारों ने इंसान को असली रूप में चित्रित करना शुरू किया। मोनालिसा की मुस्कान आज भी रहस्य है। माइकल एंजेलो की चर्च पेंटिंग मानो बोलती हैं। स्थापत्य में बड़े गुंबद व स्तंभ यूरोप की नई पहचान बनी। आया समझ में? वाणिज्यवाद से आप क्या समझते हैं? वाणिज्यवाद व्यापार प्लस पूंजी का महत्व। अर्थशास्त्रीय सिद्धांत 16वीं से 18वीं सदी तक यूरोप में प्रचलित। उद्देश्य सोना चांदी संग्रह है। नीति आयात कम, निर्यात अधिक। सरकार का हस्तक्षेप, व्यापार को नियंत्रित करना। उपनिवेशवाद का जन्म, उपनिवेश बने कच्चे माल व बाजार के स्रोत। इस प्रकार वाणिज्यवाद एक ऐसी आर्थिक नीति थी जिसमें राष्ट्र की समृद्धि को व्यापार और बहुमूल्य धातुओं के संचय से मापा जाता था। वाणिज्यवाद तो क्या था? वाणिज्यवाद एक ऐसी आर्थिक नीति थी जिसमें राष्ट्र की समृद्धि को व्यापार और बहुमूल्य वस्तुओं द्वारा संचय से मापा जाता था। एक्चुअली में क्या होता था दोस्तों, जैसे कोई परिवार जितना ज़्यादा पैसा घर में जमा करेगा
उतना ही अमीर कहलाएगा। उसी तरह देशों ने सोचा कि सोना और चांदी ही असली दौलत है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें संग्रहित किया और कच्चे माल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि निर्यात अधिक कर लिया और आयात कम करना शुरू कर दिया। यही वजह थी कि यूरोपीय देश उपनिवेशों की दौड़ में लग गए ताकि कच्चा माल और बाजार उनके हाथ में रहे। आया समझ में? जल्दी से लाइक कमेंट करते रहिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको कैसा लग रहा है क्लास के अंदर, एंड नोट्स कैसे लग रहे हैं। इस बार एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जा रहा है। एंड इस लाइव क्लास के बाद में आपको टेलीग्राम पर मॉडल PDF एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। मार्टिन लूथर कौन थे और उनका योगदान क्या था? जर्मनी के धार्मिक नेता, 1483 से 1546। 1517 में 95 थीसिस क्षमा पात्रों के विरोध में प्रकाशित की थी उन्होंने। सिद्धांत केवल विश्वास से मुक्ति, न कि धन या कर्मकांड से। बाइबल का जन्म, भाषा में अनुवाद, लोगों तक पहुंची। परिणाम, प्रोटेस्टेंट धर्म की नींव रखी। इस प्रकार मार्टिन लूथर धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे, जिन्होंने चर्च बुराइयों का विरोध कर प्रोटेस्टेंट धर्म की नींव ढाली। मार्टिन लूथर को आप इस प्रकार समझिए, ये धर्म सुधार आंदोलन का हीरो कह सकते हैं इन्हें। इन्होंने सीधा पॉप की नीतियों को चुनौती दी। पॉप कौन होता है? चर्च के अंदर जो अपने पंडित जिन्हें बोलते हैं, वैसे ही चर्च के पंडित हुए पॉप। उनकी सबसे बड़ी देन यह रही कि उन्होंने बाइबल को स्थानीय भाषा में अनुवाद किया, आम लोगों तक उन्हें पहुंचाया और उसे खुद भी पढ़ा। विलियम शेक्सपियर कौन थे और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? इंग्लैंड के महान नाटककार और कवि, 1564 से 1616। एवॉन का गायक, बार्ड ऑफ एवॉन। नाटक, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, रोमियो जूलियट। काव्य, सोनेट्स। विशेषता, पात्रों की गहराई, मानवीय भावनाओं का चित्रण। इस प्रकार शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य के महानतम नाटककार थे, जिन्होंने मानव जीवन और भावनाओं को अपने नाटकों में जीवंत किया। एक्चुअली में जो विलियम शेक्सपियर हैं, वो अंग्रेजी साहित्यकार के सूरज कहलाते हैं। उनके नाटक पढ़कर ऐसा लगेगा जैसे इंसान असली ज़िंदगी जी रहा हो मानो। प्यार, धोखा, महत्वाकांक्षा, सब कुछ। आज भी उनके डायलॉग और पात्र लोगों की जुबान पर रहते हैं। लियोनार्डो दा विंची कौन थे और उनकी प्रमुख कृतियां कौन सी थी? पुनर्जागरण काल के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार। कौन? लियोनार्डो दा विंची। चित्रकार, मूर्तिकार, वैज्ञानिक, अभियंता। कितनी तरह की पर्सनैलिटी है बंदे को। प्रमुख चित्र, मोनालिसा, द लास्ट सपर। वैज्ञानिक आविष्कारों की योजनाएं, उड़ने वाली मशीन, टैंक और रेनाइसेंस मैन कहलाए। क्या कहलाए? रेनाइसेंस मैन। इस प्रकार लियोनार्डो दा विंची पुनर्जागरण काल के सर्वश्रेष्ठ कलाकार और वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कला और विज्ञान दोनों को नई दिशा दी। मानवतावादी विचारधारा के प्रवर्तक पेट्रार्क कौन थे? पेट्रार्क, मानवतावाद का पिता कहलाने वाले पेट्रार्क, जन्म इटली, 1304 ईस्वी। साहित्यकार, कवि और चिंतक। ग्रीक के रोमन संस्कृति का पुनर्जागरण। रचनाएं कौन सी? सोनेट्स, अफ्रीका। विचार, मानव जीवन, तर्क और बुद्धि पर जोर। चर्च की अंधविश्वासी मान्यताओं का विरोध। इस प्रकार पेट्रार्क ने मानवतावाद को जन्म देकर यूरोप में पुनर्जागरण की नींव रखी। देखिए, उस समय लोग सिर्फ धर्म और ईश्वर को महत्व देते थे, लेकिन पेट्रार्क ने कहा इंसान भी महत्वपूर्ण है, उसकी बुद्धि और तर्क से जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए उन्हें नवजागरण शुरू करने का जनक कहा जाता है। उन्हें मानवता को केंद्र में रखा। सप्तवर्षीय युद्ध 1756-1763 क्या था और इसके परिणाम क्या हुए? पक्ष, इंग्लैंड बनाम फ्रांस। स्थान, यूरोप, एशिया और अमेरिका। वैश्विक स्तर पर होने वाला ये सप्तवर्षीय युद्ध था। परिणाम, इंग्लैंड विजय हुआ। फ्रांस, अमेरिका और भारत में उपनिवेश खोल गए। इंग्लैंड
शक्तिशाली उपनिवेशिक शक्ति बन गया। उपनिवेशों पर कर बढ़ा दिया गया, यानी टैक्स बढ़ा दिया गया, जिससे असंतोष फैल गया। सप्तवर्षीय युद्ध ने इंग्लैंड को विश्व शक्ति बना दिया और अमेरिका में असंतोष ने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। भाई अमेरिका के ऊपर टैक्सेस बढ़ गया, जिस वजह से इंग्लैंड के प्रति अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया। पहला वैश्विक युद्ध मान सकते हो आप इसे। इंग्लैंड और फ्रांस पूरी दुनिया में टकरा गए। जीत तो इंग्लैंड की हुई, लेकिन खर्चा इतना बढ़ा कि अमेरिका उपनिवेशों पर भारी कर लगा दिया। यही बात आगे चलकर अमेरिकी की क्रांति की चिंगारी बन गई। आया अमेरिकी क्रांति के कारण और परिणाम क्या थे? कारण इंग्लैंड की कर नीति, स्टाम्प एक्ट, शुगर एक्ट, बोस्टन टी पार्टी, उपनिवेशों की राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग, कुछ ऐसे ही कारण इस क्रांति को जनक बन गए। नेतृत्व किसने किया? जॉर्ज वॉशिंगटन ने, थॉमस जेफरसन ने। स्वतंत्रता घोषणा कब हुई? 4 जुलाई 1776 में। परिणाम क्या हुए? अमेरिका स्वतंत्र हुआ, गणराज्य की स्थापना हुई। प्रभाव क्या हुए? फ्रांस की क्रांति की उनको प्रेरणा मिली, लोकतांत्रिक विचारधारा का प्रसार हुआ। यानी कि अमेरिका की क्रांति को देखते हुए फ्रांस भी अपनी क्रांति को प्रेरित हो गया कि हाँ, हमें भी एक क्रांति करनी चाहिए। अमेरिकी क्रांति से अमेरिका स्वतंत्र हुआ और इसने विश्व में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की राह खोल दी। जब इंग्लैंड ने उपनिवेशों पर कर लगाना शुरू किया तो अमेरिका ने विरोध कर दिया, सीधी सी बात है। ठीक है, तो बोस्टन टी पार्टी में उन्होंने अंग्रेजों की चाय समुद्र में फेंक दी थी। आया बात समझ में? बोस्टन टी पार्टी जब हुई तब अंग्रेजों की चाय समुद्र में फेंक दी। 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा हुई और अमेरिका दुनिया का पहला आधुनिक गणराज्य बन गया। ठीक है। बोस्टन हत्याकांड। बोस्टन हत्याकांड क्या था? ये 5 मार्च 1770 में हुआ। कारण क्या था? अंग्रेज सैनिकों और अमेरिकी नागरिकों में तनाव था। घटना, सैनिकों ने भीड़ पर गोलियां चलाई। परिणाम, 5 लोग मारे गए, असंतोष बढ़ गया। महत्व, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी बन गई। बोस्टन हत्याकांड ने उपनिवेशों में अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश को और तेज कर दिया। एक्चुअली में बोस्टन की गलियों में आम लोग अंग्रेजी सैनिकों के बीच भिड़ गए थे। ठीक है, गुस्से में सैनिकों ने गोली चला दी, 5 लोग मारे गए। यह घटना पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई। लोगों ने तय कर लिया कि अब अंग्रेजों को तो अंग्रेजों की गुलामी अब करनी नहीं है, उनकी चलनी नहीं देनी है। इस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया। बोस्टन टी पार्टी, अभी मैंने आपको बताया बोस्टन टी पार्टी क्या थी। तो 16 दिसंबर 1773 में अंग्रेजों द्वारा चाय पर कर लगा दिया गया था। उन्होंने क्या किया? अमेरिकी उपनिवेशवासियों ने चाय से भरे 340 बक्से समुद्र में फेंक दिए और नारे लगाए, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। मतलब हमें अपना आगे आने का मौका दे दो, तब हम टैक्स देंगे। हमें कोई मौका ही नहीं दिया जा रहा और हम टैक्स कैसे पे करें? इंग्लैंड और सख्त हो गया, अमेरिका में विद्रोह तेज हो गया। आगे चलते हैं। बोस्टन टी पार्टी ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त कर दिया। औद्योगिक क्रांति क्या थी और इसके प्रमुख परिणाम क्या हुए? काल 18वीं सदी के मध्यम से 19वीं सदी के अंदर औद्योगिक क्रांति शुरू होती है। स्थान सर्वप्रथम इंग्लैंड में। कारण क्या था? वैज्ञानिक आविष्कार, पूंजी की उपलब्धता, उपनिवेशों से कच्चा माल, विशेषता हाथ के काम से मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन। प्रमुख आविष्कार, स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, भाप इंजन जो कि जेम्स वॉट ने बनाया था। प्रभावित क्षेत्र, वस्त्र उद्योग, परिवहन, खनन। परिणाम, उत्पादन में वृद्धि, शहरीकरण हुआ, मजदूर वर्ग का उदय हुआ, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। सिंपल भाषा में अगर समझाएं तो औद्योगिक क्रांति को आप मशीनों का युग कह सकते हो। पहले कपड़ा हाथ से बन रहा था, लेकिन अब बड़ी बड़ी मशीनों से बनने लगा। जेम्स वॉट का भाप इंजन तो जैसे पूरी उद्योग की जान बन गया। कैसे? गांवों से लोग शहरों की तरफ फैक्ट्री में आने लगे। इससे समाज में मजदूर वर्ग पैदा हुआ और इंग्लैंड दुनिया को फैक्ट्री कहलाने लगा। यानी जो इंग्लैंड है दुनिया की फैक्ट्री कहलाने लगा, जहाँ से नए नए कुछ आविष्कार हो रहे हैं। कभी भाप इंजन बन रहा है, कभी वाटर फ्रेम बन रहा है, इस प्रकार।
औद्योगिक क्रांति के प्रमुख परिणाम क्या थे? आर्थिक परिणाम, उत्पादन वृद्धि हुई, पूंजीवाद का विकास हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। और सामाजिक तौर पर देखा जाए तो शहरीकरण बढ़ा, मजदूर वर्ग में जो उदय हुआ उनका, उन्हें उसका मौका मिलने लगा, प्रोत्साहित हुए वो, जीवन स्तर में परिवर्तन आया। वहीं संसदीय लोकतंत्र को बल मिला, समाजवाद साम्यवाद की विचारधाराओं का जन्म हुआ, कृषि की क्रांति आई, नए औजार मिले, नई तकनीक मिली, बीज बोने की नई मशीनें आई, उत्पादकता बढ़ी। सीधी सी बात है, जब आपको मशीन से काम करोगे तो आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़ा? साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला और यूरोप का प्रभुत्व बढ़ता चला गया। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति का उद्भव किन कारणों से हुआ? सामाजिक कारण, 3 वर्ग थे। कौन से थे? पादरी, कुलीन और तृतीय एस्टेट। असमानता थी इनके बीच में, भेदभाव किया जाता था। जो कुलीन यानी कि अमीर लोग हैं, पादरी लोग हैं, उनको उच्च पद दिया जाता था, उन्हें अलग से अधिकार दिए जाते थे। आर्थिक कारण, करों का बोझ किसानों और मजदूरों पर बढ़ता चला गया। वित्तीय संकट पैदा हो गया। राजनीतिक कारण क्या था? राजाओं का निरंकुश शासन, जो राजा शासन कर रहे थे वो निरंकुश तौर पर शासन कर रहे थे। और स्पेशली जो लुई 16 थे, उनका शासन तो बड़ा कमज़ोर हुआ करता था। वैचारिक कारण, रूसो, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू जैसे दार्शनिकों के विचार, उनके लिखे गए पत्र, उनकी लिखी गई कहानियाँ और उनके लिखे गए बुक्स, ये वैचारिक कारण बन गए। तात्कालिक कारण क्या रहा? स्टेट्स जनरल का अधिवेशन, एक अधिवेशन हुआ जिसमें टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई। क्रांति की शुरुआत, बास्तिल किले पर धावा, बास्तिल किला है वहाँ पे धावा करके क्रांति की शुरुआत की गई। आगे चलते हैं। फ्रांस में समाज के 3 वर्ग थे। ठीक, इसी से बात है। उन्होंने जनता भड़क गई और बास्तिल का किला तोड़कर फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कर दी उन्होंने। वोल्टेयर कौन थे और उनके विचार क्या थे? वोल्टेयर जन्म हुआ उनका फ्रांस में है, 1654 में। प्रसिद्ध दार्शनिक व लेखक हुए हैं। ये अंधविश्वास को नहीं मानते, उसका विरोध करते हैं और चर्च की सत्ता का भी विरोध करते हैं। जो चर्च एक तरह से सत्ता फैला रहा है अपने धर्म के नाम पर, वो गलत है। सहिष्णुता का समर्थन करते हैं, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं और इनकी कैंडिड करके एक रचना है। फ्रांसीसी क्रांति को वैचारिक आधार प्रदान किया इन्होंने। रूसो कौन थे और उनके विचार क्या थे? रूसो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, प्रमुख दार्शनिक और लेखक थे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी रचना है। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, ये उनका एक सिद्धांत है, परंतु हर जगह जंजीरों में जकड़ा है, ये उनका मानना है। जनसत्ता का सिद्धांत, ये उनका विचार है। समानता और स्वतंत्रता, वो चाहते हैं कि समाज में समानता बनी रहे, स्वतंत्रता बनी रहे। प्रभाव, फ्रांसीसी क्रांति का नारा दिया इन्होंने, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जोर दिया। मानव अधिकारों का घोषणा पत्र क्या था? इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो मानव अधिकारों का घोषणा पत्र जो है, ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 26 अगस्त 1779 को आया था, 1789 को आया था। एंड रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र था। सिद्धांत क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, लाया कौन था? रूसो लेके आया था। अब अधिकार क्या थे इसमें? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मांग की थी, कर में समानता की मांग की थी, संपत्ति का अधिकार मांगा था। विशेषता क्या रही? जनसत्ता का सिद्धांत। महत्व क्या था? लोकतंत्र और मानवाधिकारों की नींव। एक्चुअली में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जनता ने तय किया कि अब राजा की मर्जी नहीं चलेगी, ठीक है, बल्कि जनता के अधिकार चलेंगे। तो 1789 में मानव अधिकारों का घोषणा पत्र आया, जिसमें कहा गया कि सब बराबर हैं, सबको आज़ादी मिलेगी और सब लोगों को समान अवसर मिलेंगे। ये आज के लोकतंत्र और मानव अधिकारों की नींव रखी गई थी। एक प्रकार से आप समझते हैं, जो आज का मानव अधिकार वाला पक्ष शुरू होता है, सबको अधिकार मिले हुए सेम, तो उसकी एक नींव रखी गई थी। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था, उसके परिणाम और असफलता। जो नेपोलियन है, इंग्लैंड की आर्थिक शक्ति को तोड़ना चाहते थे और इंग्लैंड का बहिष्कार कर रहे थे। 1806 में यूरोपीय देशों को जबरन शामिल किया गया उन्होंने। फिर
इंग्लैंड पर असर कम हुआ, नौसेना से व्यापार और मजबूत बढ़ गया। यूरोपीय देशों में वस्तुओं की कमी आई, महंगाई बढ़ी, तस्करी बढ़ी। रूस ने भी साथ छोड़ दिया। किसका साथ छोड़ दिया? नेपोलियन का। असफलता के कारण क्या है? इंग्लैंड की शक्तिशाली नौसेना। जो इंग्लैंड की नौसेना थी वो नेपोलियन की सेना से ज़्यादा शक्तिशाली थी। यूरोपीय देशों की इंग्लैंड पर आर्थिक निर्भरता। जो यूरोप के देश हैं वो इंग्लैंड पर इतने निर्भर थे कि वो चाहे कोई भी बीच में रुकावट आए वो इंग्लैंड से अपना कच्चा माल लेने को तत्पर रहते थे। इटली का एकीकरण क्या था और मैजिनी की इसमें क्या भूमिका रही? तो इटली का जो एकीकरण है वो इटली के कई छोटे छोटे राज्यों में बटा था। ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व, इटली को स्वतंत्र और एक राष्ट्र बनाना बड़ा ही कठिन सा था, जिसमें मैजिनी ने बड़ी भूमिका निभाई। इटली इटालियंस करके उन्होंने नारा दिया। यंग इटली नाम के ग्रुप बनाए जिसमें युवाओं को इकट्ठा किया, उन्हें एकीकरण का महत्व बताते हुए उन्हें अपने साथ अपने काम में लगा दिया कि किस प्रकार से आप लोगों को संगठित कर सकते हैं। ये कार्बोनरी से जुड़ा एक संगठन था जो कि एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन है। यंग इटली की स्थापना की और विचारों से एकीकरण की वैचारिक नींव रखी। इटली के एकीकरण में यंग इटली की क्या भूमिका थी? आपको समझ में तो आ रहा है ना? देखिए मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ इस बार। हाँ, इस बार आपके लिए जैसा आपने डिमांड किया था कि सर शॉर्ट नोट्स के साथ में एक्सप्लेनेशन दीजिए, तो इस बार शॉर्ट नोट्स के साथ में एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। हाँ, हो सकता है थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए, बट आपको इस बार सारे एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। एंड क्वेश्चंस इस बार ऐसे लिए गए हैं जो कल आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। आपको जैसे यहाँ पे इटली का एकीकरण समझाया गया है, तो इटली का एकीकरण में से यंग इटली का क्वेश्चन आ सकता है, अपने गैरिबाल्डी का क्वेश्चन आ सकता है, मैजिनी का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनाया गया है कि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसका आंसर यहाँ से दे सकें क्लास के थ्रू। तो आप क्लास को अच्छे से अटेंड कीजिए और ये क्लास ख़त्म होने के बाद में एक बार सुबह पेपर होने से पहले दोनों ही क्लास के पार्ट 1 पार्ट 2 एक बार दोबारा ले लीजिएगा, ताकि हर एक वर्ड आपको दिमाग में बैठ जाए और वहाँ पेपर के दौरान आप उस वर्ड का यूज़ करते हुए एक अपना आंसर क्रिएट कर सकें, आंसर बना सकें। आई बात समझ में? चलिए, स्थापना मैजिनी द्वारा हुई थी इटली के एकीकरण के लिए। यंग इटली जो है इटली इटालियंस के लिए बनाया गया था, ये नारा था उनका। गुप्त क्रांतिकारी संगठन है ये, विदेशी शासन के लिए बनाया गया था एवं युवाओं में राष्ट्रीय भावना जगाई गई। विद्रोह और क्रांति की योजनाएं आई। यद्यपि विद्रोह सफल नहीं हुआ, परंतु इटली में एकीकरण की चेतना फैल गई। इटली का एकीकरण क्या था और गैरिबाल्डी की इसमें क्या भूमिका रही? तो गैरिबाल्डी जो है वो इटली के कई टुकड़ों में बंटे हुए इस एकीकरण को बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया का प्रभुत्व इसमें शामिल करते हैं। क्या करते हैं? वो मुख्य नेता मैजिनी के विचारक, केवल कूटनीतिज्ञ, गैरिबाल्डी योद्धा, विक्टर इमानुएल राजा, कुछ इस प्रकार से रोल निभाते हैं। भाई ये जो इटली का एकीकरण हुआ है इसमें मैजिनी ने विचारक का रोल निभाया है, कैवुल ने कूटनीतिज्ञ यानी चालाकी का रोल निभाया है, गैरिबाल्डी ने योद्धा यानी जो लड़ता है आगे रह कर के काम करता है उसका रोल निभाया है, और विक्टर इमानुएल वो राजा यानी जो आपको ऑर्डर देता है कि हाँ ऐसे काम होगा, उसका रोल निभाया। गैरिबाल्डी की क्या भूमिका रही? वो महान क्रांतिकारी और योद्धा थे। लाल कुर्ती दल यानी कि रेड शर्ट्स का नेतृत्व किया। 1860 में नेपल्स और सिसिली पर विजय प्राप्त की। यानी कि देखिए मैजिनी के विचारों का नेता और कैवुल राजनीति का दिमाग है, तो गैरिबाल्डी वहीं तलवार का काम करते हैं। अपने लाल कुर्ती दल के साथ नेपल्स और सिसिली को जीता और फिर निस्वार्थ भाव से ये क्षेत्र विक्टर इमानुएल को सौंप दिया। ठीक है, उसकी बहादुरी और बलिदान के बिना इटली का एकीकरण संभव ही नहीं था। ठीक है, गैरिबाल्डी का जो बलिदान है और बहादुरी है उसके बिना तो ये संभव ही नहीं कि इटली का एकीकरण हो सकता था क्या। बिस्मार्क की लौह और रक्त की नीति। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था।
1860 के दशक में जर्मनी का एकीकरण भाषणों और प्रस्तावों से नहीं बल्कि लौह और रक्त से होगा, ये उन्होंने नारा दिया। सैन्य शक्ति जो कि रक्त का काम करती है, औद्योगिक शक्ति जो लौह का काम करती है। कार्य, सेना का आधुनिकीकरण, लगातार युद्ध, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, कई लोगों से मतलब कई देशों के साथ उन्होंने युद्ध कंटिन्यू किया, जो कि उनकी सैन्य शक्ति रक्त को दर्शाता है। परिणाम क्या हुआ? 1871 में जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट घोषित हुआ। आगे चलते हैं। पूर्वी समस्या, ईस्टर्न क्वेश्चन, क्या थी और क्यों उत्पन्न हुई? तुर्की साम्राज्य के पतन से उत्पन्न शक्ति शून्यता को भरने की समस्या। समस्या क्या है? एक्चुअली में देखिए, समस्या ये है कि पूरी समस्या को सिंपल भाषा में समझे। जैसे एक बड़ी कुर्सी पर बैठा शेर बूढ़ा हो गया हो और खाली जगह को भरने के लिए बाकी सारे शेर झगड़ने लगे। यही हुआ जब तुर्की साम्राज्य कमज़ोर हुआ। बाल्कन के छोटे छोटे देश आज़ादी चाहते थे और बड़ी शक्तियां जहां कब्जा करना चाहती थी। इसी चक्कर में यूरोप ने तनाव बढ़ा और अंततः यह प्रथम विश्व युद्ध तक पहुंच गया। सब कुर्सी पाना चाहते थे, कोई स्वतंत्र होना चाहता था तो कोई कुर्सी के पीछे लगा था। इस बीच में आपसी देशों के अंदर तनाव बढ़ता चला गया और ये प्रथम विश्व युद्ध तक कन्वर्ट हो गया। पूर्वी समस्या तुर्की साम्राज्य के पतन और बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रीयता के कारण उत्पन्न हुई, जिसने प्रथम विश्व युद्ध तक यूरोप को प्रभावित कर दिया। गेस्टाइन संधि क्या थी और इसके परिणाम क्या हुए? गेस्टाइन संधि 1864 में प्रशा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर डेनमार्क में की थी। और किस लिए की थी? डेनमार्क को हराया था इसलिए हुई थी। समस्या क्या हुई? जीते हुए प्रांत स्लेस्विक और हॉलस्टाइन किसको दिए जाएंगे? उनके बीच में बंटवारा किया गया कि स्लेस्विक को ये एरिया दिया जाएगा और हॉलस्टाइन को ये एरिया दिया जाएगा। संधि गेस्टाइन नगर में 14 अगस्त 1865 को हुई और इसके तहत क्या हुआ है प्रावधान कि स्लेस्विक को प्रशा दिया जाएगा और हॉलस्टाइन को ऑस्ट्रिया दिया जाएगा। परिणाम केवल अस्थायी समाधान हुआ क्योंकि बाद में इन्होंने किसी ने बात मानी नहीं, एक दूसरे पर अधिकार जमा रहे थे। प्रशा और ऑस्ट्रिया में अविश्वास और तनाव बढ़ गया। 1866 में ऑस्ट्रो प्रशियन का युद्ध, सेडोवा का युद्ध हुआ। देखिए, गेस्टाइन समझौता दिखने में तो शांति का प्रयास था, एक प्रांत प्रशा को, दूसरा ऑस्ट्रिया को, लेकिन असल में ये बारूद पर पानी डालने जैसा था। अंदर ही अंदर दोनों में अविश्वास बढ़ता जा रहा था। जल्द ही बड़ा युद्ध छिड़ गया जिसमें बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। बर्लिन अधिनियम 1885 क्या था और इसके क्या परिणाम हुए? अफ्रीका को लेकर यूरोपीय शक्तियों में संघर्ष हुआ। बर्लिन सम्मेलन होने के चलते अफ्रीका का विभाजन यूरोपीय शक्तियों में हो गया। इफेक्टिव क्या था? केवल दावा नहीं, असली कब्जा होना चाहिए। सिर्फ आप दावा नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ पे हमारा क्या है, कब्जा है। नहीं, आपको सही में कब्जा दिखाना होगा। व्यापार और मिशनरियों की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। कांगो क्षेत्र जो बेल्जियम के राजा को लियोपोल्ड द्वितीय को दे दिया गया। परिणाम क्या थे? अफ्रीका पर यूरोपीय उपनिवेशवाद का विस्तार हुआ। देखिए, बर्लिन अधिनियम को आप अफ्रीका की लूट का बंटवारा कह सकते हैं, यानी कि यूरोपीय देश आपस में झगड़ न पड़े इसलिए उन्होंने अफ्रीका को नक्शे पर सीधी रेखाओं से बांट दिया। इसमें किसी ने यह नहीं सोचा कि वहाँ की जनता क्या चाहती है। इससे यूरोप तो अमीर हो गया लेकिन अफ्रीका गुलामी और शोषण में फंस गया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अफ्रीका को बेच दिया एक तरीके से कि ये हिस्सा आप ले लो, वो हिस्सा आप ले लो, मशीनरी का काम आप संभालोगे, ये आप संभालोगे। वहाँ क्या सही होना चाहिए वो किसी ने नहीं सोचा। ये बर्लिन का समझौता था। बर्लिन अधिनियम, यदि हम पढ़ चुके हैं बर्लिन अधिनियम, दोबारा आ चुका है। बोर समस्या क्या थी? बोर, देखिए, बोर डच बसने वाले दक्षिण अफ्रीका में एक जाति है और उनसे एक समस्या पैदा हुई। क्या पैदा हुई? ट्रांसवाल और ऑरेंज की फ्री स्टेट। एक्चुअली में सोना और हीरे की खदानें वहाँ बहुत सारी थी और उन पर नज़र किसकी थी? ब्रिटिश साम्राज्य की। तो बोर का युद्ध हुआ
प्रथम बोर युद्ध हुआ जिसमें बोरों की जीत हुई। द्वितीय बोर युद्ध हुआ जिसमें ब्रिटेन की निर्णायक विजय हुई। युद्ध में ब्रिटेन ने अत्याचार शुरू किए। ठीक है, ये सीधी सी बात है, उन्हें तो सोना और हीरा चाहिए। ट्रांसवाल और ऑरेंज की फ्री स्टेट ब्रिटेन के अधीन आ गई और दक्षिण अफ्रीका ब्रिटिश उपनिवेश बनता चला गया। देखिए, बोर समस्या असल में सोने और हीरे की खदानों पर कब्जे की लड़ाई थी। डच बसने वाले बोरों के अपने राज्य थे, लेकिन ब्रिटेन उन्हें निगलना चाहता था। पहले तो बोरों ने जीत लिया, पर दूसरी बार ब्रिटेन पूरी ताकत से आया, सब पर कब्जा किया और आगे चलकर ये रंग भेद की नीति अपनाते हुए उन्होंने वहाँ पर जो अपन कहते हैं रंग भेदभाव, वो उन्होंने वहाँ पे अपना दिया और उस समस्या को उत्पन्न कर दिया। उपनिवेशवाद क्या है और इसके मुख्य प्रभाव क्या रहे? देखिए, उपनिवेशवाद सीधी सी भाषा में अगर आपको मैं समझाऊँ, जैसे कोई ताकतवर पड़ोसी आकर आपके घर पर कब्जा कर ले, ठीक है, आपका खेत भी ले ले और कहे कि हम तुम्हें सभ्यता सिखा रहे हैं कि यहाँ पे कैसे काम करते हैं। और किया क्या मैंने? आपका घर भी कब्जा लिया, खेत भी कब्जा लिया। असल में यूरोप ने यही किया, एशिया और अफ्रीका को कच्चा माल और का बाजार बना लिया। लेकिन यही शोषण बाद में स्वतंत्रता के आगे बना। उन्होंने अपना अधिकार जमाया कि हम तो आपको सुधार रहे हैं, तो वो सुधार क्या था? वो तो आप अधिकार जमा रहे हो, कब्जा कर रहे हो। साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा थी, धर्म प्रचार और सभ्यता फैलाने का बहाना था, कच्चे माल का बाजार देखना चाह रहे थे वो तो, जिसने एशिया और अफ्रीका को शोषण का शिकार बना दिया। परंतु ये आगे चल के स्वतंत्रता का आंदोलन को जन्म देता है। साम्राज्यवाद। देखिए, साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद शक्तिशाली देशों का वर्चस्व है। एक्चुअली में ताकतवर देश सिर्फ अपना साम्राज्य फैलाने के लिए दूसरे देशों पर कब्जा करते हैं। जैसे यूरोप ने अफ्रीका और एशिया को बांट लिया, इससे उन्हें फ़ायदा तो हुआ, लेकिन यहाँ के लोगों को गुलामी और शोषण को झेलना पड़ा। यही प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ी कि आखिरकार पहला विश्व युद्ध छिड़ गया। इसका जो परिणाम था, पहला विश्व युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध त्रिगुट सम्मेलन था। कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली। और त्रिराष्ट्र मैत्री को किसकी थी? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। यह ज़रूर से याद कर लीजिएगा। त्रिगुट में कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली। त्रिराष्ट्र में कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। त्रिगुट, त्रिराष्ट्र मैत्री। कारण साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, गुटबंदी, राष्ट्रवाद। तत्काल कारण साराजेवो की हत्या। अच्छा, साराजेवो कौन है? ये भी आपको मैंने बताया था कि ये अपने राजकुमार हुआ करते थे जिनकी हत्या कर दी गई, और इन्हीं की हत्या के चलते जो हंगरी है और ऑस्ट्रेलिया है उनमें विरोध की भावना उत्पन्न हो गई, और आक्रोश के चलते उन्होंने अपने साथी देशों को पुकार लगाई। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी को पुकार लगाई कि हमारा सहायता करो, और हम हमला कर रहे हैं इंग्लैंड और फ्रांस पे। और इंग्लैंड फ्रांस पे हमला किया तो रूस ने साथ दिया। इस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध बढ़ता चला गया। परिणाम वर्साई संधि हुई, राष्ट्रसंघ बना, बोल्शेविक क्रांति हुई, फिर द्वितीय युद्ध की नींव रखी गई। कैसे रखी गई वो भी हम देखते हैं। वर्साई की संधि, परिणाम के तौर पे वर्साई संधि हुई, और ये हुआ कब था? जब प्रथम युद्ध जर्मनी से हार गया था। प्रथम विश्व युद्ध अपराधी घोषित हो गए थे। भाई आप हारे हो तो आप जर्मनी, आप अपराधी हो कि आपने युद्ध शुरू क्यों किया। तो अब आपके ऊपर हर्जाना लगेगा। कितना? 33 अरब डॉलर का हर्जाना। और सेना सीमित, यानी आधी सेना अब हमें देनी पड़ेगी। उपनिवेश छीन लिए आपने, इनको उपनिवेश कर रखा है, ये देश अब हमें दे दो। राष्ट्र संघ की स्थापना कर ली कि अब एक राष्ट्र संघ होगा, उसके तहत आपको सारा कार्य सौंपना होगा, आपको अपने कार्यों को सीमित रखना होगा इस संघ के तहत। इसके परिणाम क्या हुए? जर्मनी में अपमान और संकट बढ़ता चला गया, जिसके तहत हिटलर का उदय हुआ। फासीवाद, प्रवर्तक मुसोलिनी,
कारण आर्थिक संकट, वर्षाएं, असंतोष, विशेषताएं तानाशाही, प्रभाव इटली में तानाशाही। देखिए फांसीवाद क्या है? फांसीवाद एक ऐसा सिस्टम है जहां जनता की नहीं बल्कि सिर्फ एक नेता और उसके दल की चलती है। मुसोलिनी ने कहा, राष्ट्र सब कुछ है, व्यक्ति कुछ नहीं, इसलिए लोकतंत्र, स्वतंत्रता, उपरोध को खत्म कर दिया गया। यही तानाशाही आगे चलकर यूरोप को युद्ध की ओर ले गई। द्वितीय विश्व युद्ध, गुट, धुरी, जर्मनी, इटली, जापान। इस बार कौन कौन से गुट बने? धुरी नाम का गुट बना, जिसमें कौन था? जर्मनी, इटली, जापान। मित्र नाम का गुट बना, उसमें कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका। कारण वर्साय संधि, नाजीवाद, फांसीवाद। तत्काल कारण पोलैंड पर हमला। घटनाएं क्या हो गई? फ्रांस पर कब्जा, पर्ल हार्बर और हिरोशिमा, नागासाकी। 1945 में यहाँ पे परमाणु बम गिराए गए थे। उन परमाणु बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय और फेटामैन। परिणाम यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, उपनिवेशवाद का अंत, शीत युद्ध, अमेरिका सोवियत महाशक्ति बना। जो अमेरिका और सोवियत संघ है वो महाशक्ति बने। दो महाशक्तियां उभरी, अमेरिका और सोवियत संघ, रूस। यूनेस्को, जब यूएनओ बनता है वैसे ही यूनेस्को बना। अब यूनेस्को ये क्या है? देखिए यूनेस्को 4 नवंबर 1946 में इसका स्थापना होती है। इसका मुख्यालय पेरिस में है एंड कार्य है वो साक्षरता, विश्व धरोहर को संभालना, वैज्ञानिक अनुसंधान करना, सूचना स्वतंत्रता आदि फैलाना। भारत में यूनेस्को के तहत कौन कौन से लिस्टेड हैं? ताजमहल और अजंता एलोरा जैसी स्थल। ठीक है, ये यूएनओ का वह परिवार है जो किताब, कलम और संस्कृति से शांति फैलाता है। ये ताजमहल जैसे स्मारकों को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करता है, शिक्षा के लिए कार्यक्रम चलाता है और विज्ञान संस्कृति को जोड़कर दुनिया को करीब लाता है। ये शांति से लोगों को उसकी संस्कृति बताता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 में और न्यूयॉर्क में इसका जो है सेंटर है, मुख्यालय है। और जो इसका आरंभ हुआ था वो हुआ था 51 सदस्यों के साथ। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य हैं और इसके जो अंग हैं वो हैं महासभा, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाला है क्वेश्चन। सचिवालय, आईसीजे, इकोसॉक, न्याय परिषद। और उपलब्धियाँ, शांति मिशन, उपनिवेशवाद का अंत, WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ चिल्ड्रंस के लिए बनाया गया है, उनकी सेफ्टी के लिए। एंड यूनेस्को वो हेरिटेज के लिए बनाया गया। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। सीमाएं, वीटो पावर, इसके अंदर वीटो पावर दी गई, यानी कि जो 5 मुख्य सदस्य हैं, बड़े सदस्य हैं, उनको वीटो पावर दी गई है। जिस वीटो पावर का हिंदी अर्थ है निषेधाधिकार, यानी वो किसी भी चीज़ को मना कर सकते हैं। बड़ी शक्तियों का प्रभुत्व है इसके अंदर। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। विशेष अधिकार, वीटो पावर। कार्य, शांति बनाए रखना, प्रतिबंध लगाना, शांति सेना भेजना। यानी कभी भी आप युद्ध इससे पूछे बिना नहीं कर सकते। आपको इन्हें अब बताना पड़ेगा कि आपने क्यों युद्ध किया, क्या कारण था, आपको अवगत कराना पड़ता है। यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ठीक है, तो यूएनएससी वीटो पावर का दुरुपयोग होता है। यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। यहाँ पर WHO क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन हमको बहुत ज़्यादा सुनने में आया था कोविड के दौरान, WHO। ठीक है, WHO ये 1948 में इसका स्थापना हुआ। मुख्यालय इसका जेनेवा के अंदर है। एंड जेनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है। इसके सदस्य कितने हैं? 190 से भी ज़्यादा देश इसके सदस्य हैं और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। कौन सा? संस्थापक सदस्य। उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य सुधार। कार्य क्या करता है? टीकाकरण, महामारी की रोकथाम, स्वास्थ्य शोध, मानक तय करना। उपलब्धि क्या है? चेचक को खत्म करने में इसने बहुत बड़ा उपलब्धि की। पोलियो नियंत्रण में काम किया और कोविड-19 में बहुत बड़ा सहयोग किया।
चीन जापान का युद्ध। बस 10 मिनट की क्लास हो रही है, इसके तहत आपको बहुत, अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं 3 से 4 क्वेश्चन और आने वाले हैं, वो आपके निबंधात्मक के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो एक बार उन्हें भी देख लीजिए। चीन जापान युद्ध। चीन जापान युद्ध क्या है? कारण था कोरिया पर नियंत्रण का विवाद। जो कोरिया है उस पर नियंत्रण करना था, इसलिए विवाद हो गया। युद्ध जापान जीता। संधि शिमोनोसेकी की संधि हुई। परिणाम जापान शक्ति बना और चीन कमज़ोर हो गया। एक्चुअली में देखिए, हुआ ये था कि इस युद्ध को एशिया की टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। जापान जो कभी खुद दूसरों का शिकार हुआ करता था, अब चीन को हराकर ताइवान और कोरिया पर प्रभाव जमाने लगा था। इससे दुनिया को पहली बार लगा कि एशिया में भी एक नई ताकत उभर रही है। वो कौन सी थी? जापान। चीन की क्रांति 1911। मांचू वंश इनके खिलाफ ये क्रांति की गई थी और ये भ्रष्ट और कमज़ोर नेता थे वहाँ के, जिन्होंने विदेशी हस्तक्षेप किया, जनता में असंतोष फैला। इस क्रांति के नेता कौन बने? सन यात सेन इस क्रांति के नेता बने, जिन्होंने 3 जन सिद्धांत दिया। और 3 जन क्या था? 3 जन था राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, जन कल्याण। घटनाएं 1911 की वुहान विद्रोह हुआ, 1912 में गणतंत्र स्थापना हुई चीन के अंदर, और परिणाम था मांचू वंश समाप्त हुआ, एशिया का पहला गणराज्य बना। देखिए, इसे चीन का 1857 भी कह सकते हैं। जैसे भारत का 1857 की क्रांति हुई थी, वैसे चीन का 1857 भी इसे कह सकते हैं। जिस तरह भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी लड़ाई लड़ी, उसी तरह चीन ने 1911 में मांचू वंश के खिलाफ पहली बड़ी लड़ाई लड़ी थी। सन यात सेन ने कहा, अब चीन में राजा नहीं बल्कि जनता की सरकार चलेगी। यही एशिया का पहला गणराज्य बना। जापान का आधुनिकीकरण। देखिए, जापान को हम वैसे भी जानते हैं कितना आधुनिक है, कितना डेवलप है। इसी के पीछे की बात है कि जो जापान है वो एशिया का तेज दौड़ने वाला घोड़ा भी कहलाता है। जहाँ चीन और भारत औपनिवेशिक दबाव में थे, वहीं जापान ने कहा हमें पश्चिम से सीखना है और उनसे आगे निकलना है। ठीक है, उसने शिक्षा, सेना और उद्योग सबको मॉडर्न बना लिया और जल्द ही कोरिया, चीन और रूस तक को चुनौती देने लगा। यही उसको साम्राज्यवादी नीति बनाता है, यानी अपने ऊपर काम करना, साम्राज्यवाद। नेपोलियन एक महान सेनानायक था। कैसे? देखते हैं। देखिए, संगठन क्षमता, यानी वो अनुशासन वाला था, मनोबल रखता था, अपनी सेना का मनोबल बढ़ाता था। युद्ध कौशल, बहुत ही निपुण था युद्ध कौशल में। उसकी सेना पूर्णतया कह सकते हैं तैयार रहती थी। इटली के अभियान, ऑस्ट्रेलियड्स की विजय, ऐसे कई उन्होंने सफलताएं प्राप्त की थी। रणनीति में तेज गति वाले, दुश्मन को अलग अलग तरीके से हराने वाले। सीमाएं ये थी, वो रूस अभियान उनका असफल रहा और वाटरलू वाला वो युद्ध हार गए थे। जो नेपोलियन है, उनका युद्ध का जादूगर भी कह सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि दुश्मन को अलग थलग करना और बिजली की तेज़ी से हमला करना। उसकी ऑस्ट्रेलियड्स की जीत को आज भी यूरोप का सबसे शानदार युद्ध कहा जाता है। हालांकि रूस की ठंडी बर्फ और वाटरलू की हार ने उसके सपनों को तोड़ दिया, लेकिन उसकी छवि हमेशा एक महान सेनानायक की रहेगी। जर्मनी में नाजीवाद, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। वर्साई की संधि हुई, आर्थिक संकट आया, बेरोजगारी फैल गई। नेता कौन था? हिटलर। उसका उदय हुआ। प्रतीक स्वास्तिक। हिटलर का प्रतीक क्या था? स्वास्तिक। विचारधारा क्या थी? आर्य श्रेष्ठता, यहूदी विरोध, तानाशाही। कार्य क्या था? 1933 का कार्य चांसलर के रूप में। एक दलीय शासन था, सैन्य पुनर्निर्माण हुआ और परिणाम द्वितीय युद्ध, यहूदी नरसंहार। एक्चुअली में देखिए, नाजीवाद को सिंपल में ऐसे समझो कि हार और अपमान झेल रहे जर्मनी को एक नेता चाहिए था जो बदला ले सके। ठीक है, हिटलर ने यही मौका पकड़ा और लोगों का आर्य श्रेष्ठ है, यहूदी दुश्मन है और हमें फिर से महान बनना है। नतीजा ये हुआ कि जर्मनी तानाशाही की राह पर चल पड़ा और पूरी दुनिया एक और भीषण युद्ध में झोंक दी गई, जिसमें उभरा कौन?
हमारा हिटलर नहीं, सॉरी, हिटलर। आप सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। आज की क्लास बड़े ही आराम से हर एक क्वेश्चन को समझाते हुए ली गई है, एक्सप्लेन करते हुए ली गई है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही आप सुबह जल्दी उठ करके कम से कम कोशिश कीजिएगा कि 6 से 7 बजे आप उठ जाएं और पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों एक बार ले लें। पार्ट 2 में आपके MCQ सारे क्लियर करा दिए गए हैं। और स्पेशल ये है कि आपका जो बेसिक होता है ना, अगर आप पार्ट 1 भी अगर ले लेते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आप 40-50% स्कोर कर लेंगे, बिकॉज पार्ट 1 में अच्छे से चैप्टर का क्या सारांश निकलता है वो बता दिया गया है और पार्ट 2 में बड़े क्वेश्चंस उनको बता दिए गए। हाँ, एक टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा, आपका समय में पेपर में समय बचाने के लिए कह रहा हूँ कि जो 3 बड़े निबंधात्मक प्रश्न आपको करने हैं वो सबसे पहले कीजिएगा, क्योंकि अगर आप छोटे क्वेश्चंस करते करते लास्ट में थक गए तो लास्ट के टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप निबंधात्मक प्रश्न कर पाएँ और ज़्यादा बड़ा कर पाएँ। आपको निबंधात्मक प्रश्न ज़्यादा बड़ा करना है, इसलिए सबसे पहले उन्हें अटैम्प्ट कीजिए और बड़ा से लिखने की कोशिश कीजिए, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपने वो कर दिया सही तो देखिए आप निबंधात्मक प्रश्न 3 सही करने से ही आपके 40 नंबर आराम से स्कोर हो जाएंगे। फिर बाकी रही लघुत्मक प्रश्न का अटेंड कीजिए और लास्ट में जा करके अभ्यास और रिक्तस्थान कीजिएगा सबसे लास्ट में, क्योंकि वो तो जस्ट आपको आता है तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ना ही है। तो सीधी सी बात है, निबंधात्मक प्रश्न की ओर जाइए। और एक बात कहता हूँ, छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने सभी रिक्तस्थान और अभ्यास इतनी अच्छे से कराए हैं कि आप करके ही आएंगे। ओके, MJC मित्रादय को फॉलो कीजिए और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे आपको मॉडल पेपर मिल ही जाएगा। एक बार फिर ऑल द बेस्ट MJC मित्रादय, धन्यवाद।